दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, रिया समझ में आया? एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस में तीन चीजें होती हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है हर वेरिएबल का इंडिविजुअल एनालिसिस करना। ठीक है, अब हर वेरिएबल का जब इंडिविजुअल एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं हम? उसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी चेक करते हैं उसकी, यदि कंटिन्यूअस डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है। हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन करते हैं, तो मैं यही करके लिख देता हूँ एंड डिस्पर्सन ना, और हम उसका शेप देखते हैं, शेप ऑफ द डेटा। ओके, क्लियर हुआ? अरे दूसरा हम कोरिलेशन चेक करते हैं बाइवेरिएट में। ओके, और मल्टीवेरिएट में हम रिग्रेशन। बात समझ में आया? हाँ जी, हाँ यार। तो देखिए, एक परिवार में मान लो 8 सदस्य हैं, तो उन 8 सदस्यों का व्यवहार और नेचर अलग होगा कि नहीं होगा बेटा? एक जैसा होगा? अलग हुआ। अलग होगा। ऐसे ही जब हमारे पास डेटा आता है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, हर कॉलम में एक उसका सदस्य है ना, वो वेरिएबल है। तो हर वेरिएबल का नेचर एंड बिहेवियर डिफरेंट होगा होगा। और जब तक हम उस परिवार के सभी सदस्यों का नेचर और बिहेवियर नहीं समझ लेते, हम आगे कोई भी काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं सर। ऐसे ही डेटा के साथ है, जब तक हमें हर वेरिएबल का नेचर बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा कि हमें आगे क्या एनालिसिस करना है। व्हाट इट? तो जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी कि हम लोग कैसे किसी डेटा का यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। तो हम कुछ डिफॉल्ट डेटा सेट लेंगे जो आर में हैं, और उसी पे हम सीखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस की। यूनिवेरिएट एनालिसिस में जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें शेप देखना है डेटा को। तो मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ एम्प्टी कार्स। मैंने पहले बताया एम्प्टी कार्स डेटा सेट आप लोगों को। हाँ सर। तो आपको ये तो मालूम है 11 वेरिएबल है इसमें, 11 के 11 न्यूमेरिक वेरिएबल हैं, जिसमें 2 वेरिएबल बाइनरी हैं, VS और M, टाइप ऑफ इंजन और गियर ट्रांसमिशन, है ना? ठीक है, पहला वेरिएबल है माइलेज, MPG। तो हम इस वेरिएबल को पहला यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, किसका? माइलेज का। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क होता है कि उसका शेप देखना है ना? अब शेप कैसे देखना है? सबसे पहला टास्क है शेप देखने का। शेप देखने के लिए जो हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है, न्यूमेरिक वेरिएबल कंटिन्यूअस है, उसके लिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, जिसके लिए हिस्ट लिख, और उसके अंदर वो वेरिएबल डाल देते हैं। तो MD डेटा फ्रेम में डॉलर करेंगे माइलेज, और मैं इसको रन कर दिया। ये हिस्टोग्राम हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, देख रहा है? अब ये हिस्टोग्राम पॉजिटिव स्क्यूड है। कौन सा स्क्यूड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
क्यों? क्योंकि इसमें शुरू में फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, बाद में कम हो गई। ठीक है, सर कितने टाइप का होता है, मतलब कितने टाइप का स्क्यूड होता है? 3 होते हैं, नॉर्मल होता है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है और नेगेटिव स्क्यूड होता है। नॉर्मल का होता है? नॉर्मल में बीच में बेल शेप आ जाता है पूरा, अच्छा। है ना। तो ये पॉजिटिव स्क्यूड डेटा दिख रहा है, हम इसका बॉक्स प्लॉट भी बना के चेक कर सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट में बेटा ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये थर्ड क्वार्टाइल है, ये आपका मीडियन है। तो ये विस्कर कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी विस्कर कहलाता है। यदि अपर विस्कर छोटा है ना, ये मीडियन से लेकर के यहाँ तक, या फर्स्ट क्वार्टाइल से लेकर के मिनिमम वैल्यू, या लोअर विस्कर, सॉरी लोअर विस्कर कहलाता है। लोअर विस्कर यदि छोटा है और अपर विस्कर बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। नोट कर लें आप इसको, यस। है ना। लोअर विस्कर छोटा है और अपर विस्कर बड़ा है तो पॉजिटिव स्क्यूड है। अपर विस्कर छोटा है और लोअर विस्कर बड़ा है तो नेगेटिव स्क्यूड है। और यदि दोनों बराबर दिख रहे हैं तो वो नॉर्मल। ओके, सर स्क्यूड का मतलब क्या होता है? स्क्यूड का मतलब मैं बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आपको, स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। यदि शुरू में मतलब झुका हुआ है एक तरफ, शुरू में डेटा यदि ज्यादा है वैल्यू और बाद में कम होती गई, ब्लू वाला जो आप कर्व देख रहे हैं, ये पॉजिटिव स्क्यूड है। ओके, ये रेड वाला नॉर्मली स्क्यूड है, सिमेट्रिकल बोलते हैं हम इसको, नो स्क्यूज, नो मतलब नॉर्मल डेटा है, नो स्क्यूनेस कहलाती है। गॉट इट। और जहाँ फ्रिक्वेंसी शुरू में कम हो बाद में ज्यादा, हाई वैल्यू पे लोग ज्यादा हैं, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, वो नेगेटिव स्क्यूड है। समझ में आया? हम्म? यस सर। अब जो पॉजिटिव स्क्यूड होता है, जो नेगेटिव स्क्यूड होता है उसमें मीन बड़ा, पॉजिटिव स्क्यूड में सॉरी मीन बड़ा होता है। तो ये एक्स एक्सिस पे मीन है बेटा, वाई एक्सिस पे तो उसकी फ्रिक्वेंसी है। गॉट इट। हाँ भाई, सर एक हिस्टोग्राम पॉजिटिव कब होता है? जब शुरू में बार्स बड़े हों, रेक्टेंगल, और बाद में छोटे। ओके। तो यदि हम इसको कर्व डायग्राम से भी देखें तो आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस इस पे वैल्यू है और वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रिक्वेंसी। हम्म। तो जहां फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसी को मोड बोलते हैं। ये अपन ने पहले पढ़ा था शुरू में। यस सर। तो ये अपना वैल्यू जो है एक्स का, ये वाला जो वैल्यू आएगा ये मोड होगा। गॉट इट। जहाँ मेरा कर्सर है ना, यस। क्योंकि अपन ने टॉप से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया।
उससे बड़ा मीडियन होगा और उससे बड़ा मीन होगा। यदि मीन बड़ा है, मीडियन और मोड उससे छोटे हैं, तो वो पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। गॉट इट? यदि किसी डेटा में मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल है, किसी डेटा में मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल है, तो वो नॉर्मल डेटा है। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर। और किसी डेटा में मीन छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मोड उससे बड़ा है, तो वो नेगेटिव स्क्यू है। ओ क्लियर? ये मैं शेयर करूंगा पीपीटी आप। आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया? हाय श्रेया, हाउ आर यू? वेल। लेट उठे आज? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। रिकॉर्डिंग में देख लेना शुरू कर थोड़ा सा। ओके आज हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं बेटा। ओके इसमें 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। ओके सर। हम आज जो काम कर रहे हैं वो यूनिवेरिएट पे पहले कर रहे हैं, ठीक है? हाँ तो सबसे जो मेन चीज होती है यूनिवेरिएट एनालिसिस में बेटा, इसमें 3 चीजें हम देखते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन इन द शेप ऑफ द डेटा। इससे हम पता करते हैं कि वो हर एक वेरिएबल का, यूनिवेरिएट से क्लियर हो रहा है कि हम हर वेरिएबल का इंडिविजुअली एनालिसिस करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन सा डेटा कैसा है ना? तो इसमें हर वेरिएबल को चेक करने के लिए हमें 3 चीज देखना रहती है। तो पहला हम शेप देखते हैं। तो शेप हम या तो हिस्टोग्राम से देख लें या फिर बॉक्स प्लॉट से देखें। तो जो शुरू में फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है वही मैं बता रहा था, पॉजिटिव स्क्यूड होता है। और बॉक्स प्लॉट में भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि लोअर विस्कर जो होता है फर्स्ट क्वार्टाइल से मिनिमम का, लोअर विस्कर ऊपर, अपर विस्कर। यदि लोअर विस्कर छोटा है, अपर विस्कर बड़ा है, तो पॉजिटिव स्क्यूड है ना? तो ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, हम स्क्यूनेस भी चेक कर सकते हैं, वो भी एक मेजरमेंट होता है। पर स्क्यूनेस चेक करने के लिए आपको लाइब्रेरी रन करना पड़ेगी, जो कि साइट लाइब्रेरी है। ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगी, है ना? मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगी, डाउनलोड। तो इंस्टॉल करना मैंने बताया आपको, यस सर। है ना? तो वहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे और इसको रन करेंगे। रन करके आप स्क्यूनेस देखना चाहते हैं तो एमडी, ये स्वच्छ अभियान की जरा म्यूट कर लें आप, जिनके यहाँ से आ रहा है आवाज, स्वच्छता अभियान वाला। तो देखिएगा स्क्यूनेस जो है कितना आया नीचे, 0.61। ओके, तो ये स्क्यूनेस जो एक जनरल रेंज होती है स्क्यूनेस की, वो -1 से +1 के बीच में होती है। कई बार इससे ज्यादा भी होती है, कई बार इससे कम भी होती है, पर वो हाईली स्क्यूड डेटा कहलाता है, बहुत हाई स्क्यूड है। मतलब वो डेटा तो मतलब कंट्रोल में नहीं है आपके, ठीक है ना? हाँ, -1 के बीच में यदि डेटा है तो वो हमारे कंट्रोल में है ना? हम उसकी स्क्यूनेस को ले लेंगे, चला लेंगे उसको। पर यदि 1 से बहुत ज्यादा स्क्यूनेस है, 2.5 है, 5 पॉइंट समथिंग है, 11-12 स्क्यूनेस आ रही है, तो भैया वो तो बहुत है यार, बेकार डेटा है यार, बहुत कंट्रोल में नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमें स्केल चेंज करना पड़ता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? तो वो हम देखेंगे बाद में क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे डेटा को ठोक पीट के लाइन पे लाया जाता है ना? बिगड़ल डेटा है। तो यदि जनरल जो स्क्यूनेस है वो -1 से 1 के बीच में है, और उसमें भी -0.5 से +0.5 के बीच में यदि स्क्यूनेस आती है,
तो हम ये मानते हैं कि वो नॉर्मल डेटा है। भाई जीरो स्क्यूनेस तो नॉर्मल है ही, वो तो एब्सोल्यूट नॉर्मल है, पर उसमें भी एक रेंज है, -0.5 से +0.5 के बीच में यदि स्क्यूनेस है तो वो नॉर्मल मानी जाएगी। एक रेंज होती है। क्या होता है, कोई आप और हम भी नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एब नॉर्मल है, पर एक रेंज है नॉर्मलिटी की कि हाँ यहाँ तक इस तरह की हरकतें कर रहा है तो आदमी जो है नॉर्मल है। इसके बियॉन्ड यदि वो एक्टिविटी करने लगेगा तो वो नॉर्मल कहलाए। डज दैट मेक सेंस टू यू? है Yes, sir. ना? तो ऐसे ही एक रेंज होता है नॉर्मलिटी ऑफ डेटा का, कि डेटा जो है -0.5 से +0.5 के बीच में है तो नॉर्मल है, और उससे बड़ा है तो यहाँ अपना जो स्क्यूनेस है 0.61 है, मतलब 0.05 से ज्यादा है। ठीक है, दिख रहा है? तो ये अपना पॉजिटिव स्क्यू डेटा है। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. है ना? पहली चीज ये समझ में आई हमें। अब हम दूसरा जो इसके साथ चेक करते हैं, मीन जब भी चेक करते हैं उसके साथ हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कि डेटा कितना डेविएट हो रहा है भैया, है ना? मीन हम मालूम करेंगे सबसे पहले, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। अभी तो हमने शेप देखा है ना, और हमने उसको वेरीफाई किया स्क्यूनेस से। अब हम बात करेंगे मीन की। तो मीन हम यदि हम इसका देखें $80, एक सेकंड दूध लेके आ जाओ। समझ में आया? तो मीन जो है, खाली मीन से काम नहीं चलता है। हम देखेंगे कि इसके अंदर यार हम समरी देखते हैं, या डिस्क्राइब कर लो। साइट फंक्शन जो है, साइट लाइब्रेरी उसका एक फंक्शन है डिस्क्राइब। पहले मैं समरी बताता हूँ। समरी में 6 पॉइंट समरी मिलती है। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है डेटा की, मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, डेटा कहाँ से कहाँ तक है ना। फर्स्ट क्वार्टाइल यानी ये वाला पॉइंट, मीडियन ये जो लाइन गई, मीन तो ये बॉक्स प्लॉट बताता नहीं है ना, 20.09, और थर्ड क्वार्टाइल 22.80, और मैक्सिमम वैल्यू 33.90। समझ में आया? Yes, sir. तो मीन तो मिल गया हमें समरी में, पर हमें एसडी नहीं मिला, डिस्पर्सन नहीं मिला। ठीक है, एसडी या तो आप अलग से मालूम कर लें। कितना है डिस्पर्सन? 6.02। मीन कितना है? मीन कितना है? 20.09. तो उसका लगभग 25% से ज्यादा, 25% से ज्यादा डिस्पर्सन है डेटा में। मीन 20, मीन का 25% क्या होगा, 20 का 5 होगा ना, 25% Yes, ऑफ sir. 20, उससे ज्यादा है ना डिस्पर्सन, Yes, sir. है ना। तो ठीक है, यदि 50% से ज्यादा डिस्पर्सन होता है तो फिर हमें डेटा हाईली वेरिएबल है ना, मीन पे ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। डज दैट मेक सेंस टू यू? Yes, sir. जितना कम डिस्पर्सन होगा
वो डेटा पॉइंट्स मीन के उतने करीब होंगे। ये मतलब हुआ ना, एसडी क्या करता है, एवरेज डेविएशन बताता है हमें डेटा का कितना है ना, एवरेजली वो डेटा कितना डेविएट हो रहा है मीन से, यही है ना एसडी, Yes, sir. स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि ये जितना कम होगा उतना मीन के करीब होगा पूरे डेटा पॉइंट्स, उतना कंसिस्टेंट डेटा होगा। डज इट मेक सेंस टू यू, है ना, कंपैक्ट डेटा होगा, वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, मतलब आप मीन पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय मीन है। गॉट इट? एनी डाउट? No, No, sir. sir. पर इन्फ्लुएंशियल के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस जो आगे करते हैं ईडीए के बाद, पर प्रेडिक्टिव के लिए अच्छी बात नहीं है डेटा का मीन कम होना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना। यदि आपका एसडी कम है और डेटा कंसिस्टेंट है तो आपको वो न्यू इंफॉर्मेशन नहीं निकाल के देगा, है ना, नई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि डेटा कंसिस्टेंट है, सीधा साधा डेटा है ना। तो जैसे कि सीधा साधा डेटा है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उसको, वो सीधी लाइन काम करने वाला आदमी एक प्रकार से। यदि डेटा में कंसिस्टेंसी कम है, डेटा ज्यादा वेरिएट है, तो वो उसको हर चीज का घाट घाट का पानी पिया उसने। समझ रहे हैं आप पॉइंट? ज्यादा वेरिएट है तो कोई पॉइंट मीन से बहुत दूर है, कोई पॉइंट मीन के पास है, कोई पॉइंट कहीं है, डेटा पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो जब ऐसे वेरिएबिलिटी है, कोई पॉइंट दूर है कोई कम है, तो मतलब वो जो पॉइंट दूर है उसने कहीं और एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ठीक, एक दायरे में नहीं है, एक छोटे दायरे में नहीं है। वो नॉलेज जो है उसका हर फील्ड में, इधर भी दूर भी है पास भी है, एक उसका व्यू जो है, उसका विजन जो है वो ब्रॉड है। डज इट मेक सेंस टू यू? Yes, यही sir. बोलेंगे ना, उसका जो विजन है वो ब्रॉड है। जब ब्रॉड विजन हो तो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, बताएं? वाइड Right, थिंकिंग। sir. ज़्यादा information होगी. तो वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हमें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले हमें उतना ज्यादा अच्छा मजा आता है ना। तो वो चीजें, यदि एसडी अच्छा है तो हमारे लिए स्प्रेडनेस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा, उतने नए पैटर्न्स बनेंगे, है ना। तो यह बात समझ में आ गया आपको? अब यहाँ जो बात आ रहा है कि ये डेटा था स्क्यूड, तो स्क्यूड डेटा के लिए हम लोग मीन पे रिलाई नहीं करते, मीन पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे। स्क्यूड डेटा के लिए हम रिलाई करेंगे मीडियन पे। मीडियन हमें मालूम है पार्टीशन मेजर है, पार्टीशन डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 50% इससे कम, 50% इससे ज्यादा। तो 50% डेटा जो है हमारा 19.2 से कम है और 50% डेटा हमारा 19.2 से ज्यादा है। तो जब मीडियन होता है तो हम डिस्पर्सन काहे से चेक करेंगे, तो हमारे पास डिस्पर्सन के दो तीन तरीके हैं। आर में डिस्पर्सन हम मेड से कर सकते हैं, मेड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जो कि मीडियन के थ्रू निकल रहता है आर में, और तीनों से निकाल सकते हैं, मैंने पहले बताया था 5.41 है ना, 5.41 जो कि 25% है, लगभग ज्यादा है 25%। तो ये डेटा है आपका, ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इधर तो 5.4 सर, है, इधर तो अपन मीन से ले सकते हैं ना, नहीं ले डेविएशन सकते, ज्यादा नहीं है पॉजिटिव स्क्यूड है ना। तो सर, तो कब ले सकते हैं मीन से, जब जब नॉर्मल डेटा नेगेटिव? होगा जिसकी स्क्यूनेस -0.5 और 0.5 के बीच में हुई, ओके. है ना, नॉर्मल डेटा होगा। वो तो मैंने बताया आपको, हाँ हाईली स्क्यूड इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, मीन पे रिलाई कर सकते हो इसके, क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं ना, 0.6 है ना, 0.5 के करीब ही है ना वो, यस सर. तो इसलिए आप रिलाई तो कर सकते हो, पर 25% के ऊपर है।
तो इसलिए हम लोग ज्यादातर इस तरह के डेटा में क्या करेंगे, मीडियन पे रिलाई करेंगे। ठीक है, व्हाट इट स्क्यूड डेटा, मीडियन ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल टेंडेंसी को। ओके, या हम IQR भी ले सकते हैं डिस्पर्सन के लिए। डिस्पर्सन के लिए एक तो अपन ने मेजर लिया, IQR कैपिटल में लिखा जाता है बेटा। इंटरकोटाइल रेंज, इंटरकोटाइल रेंज क्या है, Q1 और Q3 के बीच यहाँ कितना है, यहाँ रेंज कितनी है। तो Q3 जैसे आप देखेंगे ना, Q3 अपना कितना है 22.80 और ये कितना है 15.43, तो मैं 22.80 माइनस 15.43 है 7.37 इंटरकोटाइल रेंज है। तो यहाँ जो 50% डेटा है, जो डेंस डेटा है ना, वो इतनी रेंज में फैला हुआ है, 22.80 और 15.43 के बीच में, इतने में फैला हुआ है। बाकी 25% इधर फैला है, 25% इधर है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सर इंटरक्वार्टाइल रेंज से पता तो चल गया, लेकिन करेंगे क्या उसका? इंटरकोटाइल रेंज जो है वो बताता है बीच के डेटा का, कि भाई 50% डेटा खाली इतने में ही आ रहा है आपका। उसकी रेंज जो है 7 या 7.37 है, इतनी है रेंज। जबकि ओवरऑल रेंज यदि हम देखें डेटा की, वो कितनी है बताता हूं। कितनी? सर ये कैसे निकालना? अच्छा, मैक्सिमम माइनस तो ओवरऑल रेंज से, ओवरऑल रेंज तो 23 एकड़ में मान लीजिए, अपन एकड़ मान लेते हैं समझने के लिए, कि 23 एकड़ 23.5 एकड़ का एरिया है टोटल हमारे पास, और जिसमें अधिकतर लोग जो रहते हैं वो खाली 7.5 एकड़ में ही रहते हैं, 50% आबादी। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, 50% आबादी 7.5, तो करीब 1/3 जो एरिया है 7.5 एकड़, जो कि 23 का 1/3 कहलाएगा लगभग, उतने में 50% आपकी पॉपुलेशन रह रही है। बाकी 2/3 में आपकी अदर 50% पॉपुलेशन ले रही है। मतलब वो दूर दूर रहता है, डेटा पास पास नहीं है, स्केटर्ड है। व्हाट इट, यही मतलब हुआ ना, है ना। तो ये चीज बता रहा है कि हमारा जो 50% डेटा है वो यहीं सीमित है 7.37 ओवरऑल, जबकि हमारे पास इतना है ना। 10 डेट में अब इसको अपन आगे देखेंगे, उपयोग करेंगे, तब चीजें समझ में आएंगी। अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि क्या होता है, जब यूज करेंगे तो अपन को इसके बारे में और डेप्थ समझ में आएगी, हाँ क्यों यूज किया है। ठीक है, यस सर। अभी तो समझना है। ओके, डेटा को समझना बहुत आसान नहीं है इन सब स्टैटिस्टिक्स। अभी तो स्टैटिस्टिक्स क्या शो कर रही है, बस इसको हमें देखना क्या बता रही है। ठीक है, इसका क्या होगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो बात की चीज है। बट इट एक फंक्शन है साइट लाइब्रेरी का, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब हमें 12 पॉइंट स्टैटिस्टिक्स देता है, समरी। पहला जो है वेरिएबल्स है, वो वेरिएंस नहीं है, वेरिएबल नंबर है 1, पहला नंबर वेरिएबल। सेकंड जो है वो एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 32 ऑब्जर्वेशन है डेटा में। मीन 20.09, स्टैंडर्ड डिवीजन 6.03, है ना। मीडियन 19.2, ट्रिम्ड, ट्रिम्ड जो है वो क्या है 19.7, है ना। अब ट्रिम्ड मैं बताता हूं
क्या है, मैं एक सेकेंड, है ना, मैं थोड़ा सा डीप लाइब्रेरी का उपयोग करूंगा। मैंने इसमें क्या किया है ये मैं बाद में बताऊंगा, डेटा वेरिएशन में पढ़ेंगे अपन डीप लाइब्रेरी। मैंने वो डेटा ले लिया, वो 50% डेटा ले लिया जो बीच का है, जिसका कि अ, जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वार्टाइल से ज़्यादा और थर्ड क्वार्टाइल से कम है। ये 50% डेटा मेरे पास हो गया, कि जो कि 15 ऑब्जर्वेशन है ना, आउट ऑफ 32। व्हाट इट। Yes, sir. और अब मैं क्या बोल रहा है भाई, एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, मुझे समझ में आना चाहिए इसको। एक बार एक ही वेरिएबल है, ठीक है। नहीं, एक्चुअली इक्वल पहले लगा था, इक्वल बाद में लगता है, इसलिए दे रहा है। ये कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 17 हो गए, है ना। और अब हम इसका मीन देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ 19.7, 19.38, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये कम है ना। और तो
ना वो बताना चाह रहा हूँ ट्रिम क्या होता है, उसको निकाल के थोड़ा सा डिफरेंस दे रहा है ये। तो 2-3 मेथड होते हैं क्योंकि इसके ट्रिम के लिए, ट्रिम क्या होता है वो मैं बताऊंगा। वो तो आउटडेट तो है ही नहीं इसमें। एग्जैक्ट तो नहीं दे रहा है, अप्रोक्सीमेट दे रहा है, देखते हैं। ये भी नहीं है, चलिए वही है जो मैं सोच रहा था, इसमें वही दिया है। तो जो ट्रिम्ड है 19.7, एक तो मीन दिया है और एक हमें ट्रिम्ड दिया हुआ। तो ट्रिम्ड जो है वो इस 50% डेटा का मीन है, ये जो बीच में गॉट इट, जो कि 19.7 फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के बीच के डेटा को, के मीन को हम ट्रिम्ड बोलते हैं, है ना। विस्कर हटा के मैट जो है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे रेंज आएगा। स्क्यूनेस, कर्टोसिस अलग चीज होती है जो हिप को बताता है कि वो डेटा का टॉप कहाँ जा रहा है ना, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। कर्टोसिस एक स्टैंडर्ड एरर होता है डेटा का, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये 12 पॉइंट समरी हमें मिलती है डिस्क्राइब्स। अब ये तो अपन ने एक ही वेरिएबल के समरी लिया, हम जो है इसमें समरी पूरे डेटा की ले सकते हैं एक साथ। पहले मैं समरी बताता फिर अपन डिस्क्राइब पाएंगे दोबारा। देखिएगा समरी में एमडी मैंने खाली लिख दिया है, एमडी लिखा तो मुझे पूरे 11 वेरिएबल की समरी देगा, दे रहा। मिनिमम फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा, नहीं दे रहा? बताइए। ये समरी। अब मैं बताता हूं आपको कुछ पॉइंट कि पहला जो वेरिएबल था हम उसका यूनिक पता करेंगे, तो उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है। हम देखते हैं कि 32 जो टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उसमें से 25 जो हैं, 25 या 27 वो माइलेज में यूनिक वैल्यूज हैं,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यूनिक वैल्यूज है, मतलब देयर आर मैनी यूनिक वैल्यूज। मैनी यूनिक वैल्यूज है मतलब वो कंटिन्यूस डेटा है। मैं सेकंड कॉलम लेता हूँ, आपको समझ में आएगा क्यों हम यूनिकनेस चेक करते हैं। क्या है भाई, कितनी यूनिक वैल्यूज है? 3। 3 है। तो फ्यू यूनिक वैल्यूज, हम इसको बोलेंगे बहुत कम यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है, ये डिस्क्रीट डेटा है। कौन सा डेटा है? क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा है। अब जब भी डिस्क्रीट डेटा होता है तो हम उसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। क्या में कन्वर्ट करेंगे? फैक्टर। फैक्टर में। अब उसको लेवल दे देते हैं 1 2 3, जैसे कि 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर 3 गाड़ी है, तो उसको लेवल दे देंगे, है ना। 4 सिलेंडर को फर्स्ट लेवल दे देंगे, 6 को सेकंड दे देंगे, 8 को 3 दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम इसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? md डॉलर सिलेंडर s डॉट फैक्टर md डॉलर सिलेंडर। मैं इसको रन करने के पहले आपको एक बार समरी दिखाना चाहूंगा। समरी नहीं, स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, आप सिलेंडर देखिए, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सभी की क्लास न्यूमेरिकल है ना। अब मैं जब इसको फैक्टर करूंगा और आप देखिएगा दोनों में डिफरेंस। मैं दोबारा से स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं। यह न्यूमेरिक, यह फैक्टर हो गया विथ 3 लेवल्स के लिए। पहला लेवल जो है वो 4 के लिए है, दूसरा लेवल 6 के लिए, तीसरा लेवल 8 के लिए। तो 1 2 3 के नाम से कोडिंग हो गई है। पहले क्या था? 6 4 6 8 दिख रहा था। अब डेटा में क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें? 1 2 3। पहला वाला 6 सिलेंडर है तो 2 आ गया, दूसरा वाला भी 6 सिलेंडर है 2 है, तीसरा वाला 4 सिलेंडर है 1 लेवल दिखाए। दिख रहा है यहाँ? हाँ जी। यस सर। और आपको यहाँ नहीं दिखेगा, आप इसमें देखना चाहेंगे, यहाँ तो आपको वही 6 4 यही दिखेगा। ठीक है, बैक एंड में उसने लेवल बना दिया। Does it make sense to you? यस सर। जब फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम इसका फिर देखेंगे कि बार प्लॉट क्या बनता है। एक तो टेबल बना के देखेंगे, क्योंकि ये फैक्टर हो गया। फैक्टर हो गया तो हिस्टोग्राम तो बनेगा ना। हिस्टोग्राम बनता है कंटिन्यूस डेटा का, जहाँ यूनिक वैल्यूज बहुत ज्यादा है। Does it make sense to you? है जी, क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेबल। ये टेबल बने। 4 सिलेंडर वाली 11 गाड़ी है हमारे पास, 6 सिलेंडर वाली 7 गाड़ी है और 8 सिलेंडर वाली 14 कार है। समझ में आया? हाँ जी। ये जो डिस्क्रीट डेटा है उसका हम लोग करें। व्हाट इट? यस सर। तो यदि हम इसका बार प्लॉट बनाएं, बन गया। ये अपने समझने के लिए, अभी अपन प्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम नहीं बना रहा है। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे बनते हैं इसमें। तो बार प्लॉट भी बना के चेक कर सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा है, बार प्लॉट बनेगा। एनी डाउट? नहीं सर। तो ये तीसरा बार प्लॉट जो बना, तो इससे अपन को स्क्यूनेस पता चलेगी इस बार प्लॉट से? नहीं, देखिए डिस्क्रीट डेटा है, एक प्रकार के कैटेगरी के हिसाब से काम करता है। फैक्टर में जो हमने टाइप दिया ना, डेटा टाइप, वो कैटेगरी एक प्रकार की। तो 4 6 और 8, हाँ स्क्यूड नहीं बोलेंगे हम इसको। बार प्लॉट वगैरह में स्क्यूनेस नहीं देखी जाती। हिस्टोग्राम से कंटिन्यूस डेटा की चेक करते हैं। ठीक है, अब ये कैटेगरी होगी 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर।
ये कंटिन्यूस नहीं रहा, मतलब न्यूमरिक डेटा तो है, तो ये बीच की चीज है। डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है उसमें कंफ्यूजन रहता है बेटा। क्या होता है कि जब पाइथन में हम लोग काम करते हैं वहां ऐसा फैक्टर करके कोई भी डेटा टाइप नहीं है, समझे? वहां दो ही डेटा टाइप है, एक तो न्यूमरिक है और दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर। जैसे अपन ने राम श्याम ये सब लिखा था ना, भोपाल सिटी के नाम, ये सब कैरेक्टर है। तो दो डेटा है, दो डेटा टाइप मेन है, पर वो फैक्टर नहीं है। तो जब भी हमें डिस्क्रीट वेरिएबल मिलता है जहाँ यूनिक वैल्यूज कम होती है, हम वहां पर पाइथन में तो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कैरेक्टर में कर लेते हैं। पर आर में एक नया डेटा टाइप है जो है फैक्टर। गॉट इट? सर ये बार प्लॉट बना के पता क्या चला? नहीं, ये पता चला 8 सिलेंडर वाली ज्यादा गाड़ी है हमारे पास, 4 अच्छा। सिलेंडर वाली कम है, 6 सिलेंडर वाली बहुत ही कम है। ये है इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैटेगरिकल हो गया ना ओके। अभी, ओके। कैटेगरिकल हो गया है ना? तो खाली इससे यही यस सर। इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? यस सर। तो ये लेवल है, फैक्टर में लेवल हो जाते हैं। तो ये आर में है सुविधा लेवल में कन्वर्ट करने की। क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है? यदि डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, तो क्या होता है बेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास दो चीजें होती हैं। या तो डिस्क्रीट वेरिएबल को हम न्यूमरिक की तरह यूज करें, है ना, नंबर की तरह यूज करें, या डिस्क्रीट वेरिएबल को हम कैटेगरी बना लें। भाई कम है ना संख्या, उस कैटेगरी है ना, जैसे 3 ही है इसमें, तो हम कैटेगरी की तरह यूज करें या कंटिन्यूस तो कर नहीं सकते, न्यूमरिक की तरह यूज करें। तो न्यूमरिक की तरह यूज करने में भी दिक्कत है कि न्यूमरिक की तरह जब यूज करोगे तो यहाँ 4 के बाद 5 का गैप है, 6 आ गया, 6 के बाद 7 का गैप है, 8 आ गया। दिख रहा है आपको? यस सर। शुरू का गायब है, 8 के बाद का गायब है। तो इसको यदि न्यूमरिक कंटिन्यूस की तरह आप न्यूमरिक की तरह यूज करोगे तो ये कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्म करेगा, आप मिसलीड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप इसका मीन निकालोगे, क्या आएगा? आप यदि मीन निकालने की कोशिश करोगे तो फैक्टर में बदल दिया, अब तो मीन देने से मना ही कर देगा। अब तो फैक्टर हो गया, फैक्टर मतलब वो अब न्यूमरिक नहीं रहा, एक प्रकार से लेवल है। गॉट इट? अब नहीं देगा ये। हाँ, इसको यदि नहीं करा होता कन्वर्ट तो हमें ये मीन दे रहा था, मैं बता देता। या मीन दे रहा था। क्लियर? दिख रहा यस है? सर। जब तक फैक्टर में कन्वर्ट नहीं किया था। अब सिलेंडर या तो 6 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे, भाई 6.18 सिलेंडर कहाँ होगा? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। यहां मिसलीड करता है यार, इस तरह का डेटा जिसमें कम यूनिक वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट डेटा है, वो हमें मीन पे मिसलीड कर रहा है, कर रहा है। ठीक है ना? यस सर। इसलिए हम इसको फैक्टर में बदल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास, जहां भी डिस्क्रीट डेटा होगा हम उसको फैक्टर में बदलेंगे जिसमें यूनिक वैल्यूज कम है। चलिए हम आते हैं अगले वेरिएबल पे। यूनिक देखते हैं। अगला डिस्प्लेसमेंट। बताइए, कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस समझ में आ गया ना? क्या करेंगे कंटिन्यूअस है? सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस, कंटिन्यूअस डेटा। अभी पिछले उसमें किया था मैंने, माइलेज में सबसे पहले क्या बनाया था मैंने? शेप चेक करते हैं। शेप चेक करेंगे। क्या बनाएंगे? हिस्टोग्राम। ये भी थोड़ा पॉजिटिव स्क्रिप्ट दिख रहा है कि नहीं? बताइए आप, शुरू में फ्रिक्वेंसी ज्यादा है बाद में कम हुई? यस सर। चेक करते हैं। पहले बॉक्स प्लॉट से और कर लेते हैं। हाँ यार, स्क्यूट तो है स्क्यूट। यस सर। लोअर विस्कर छोटा है, बड़ा विस्कर बड़ा।
चलिए हम स्क्यूनेस और थोड़ा सा मेजरमेंट में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, और कंफर्म कर लें। नहीं यार, इसको नॉर्मल माना जा सकता है। तो मीन निकालेंगे इसमें। हाँ, नॉर्मल इसलिए माना जा सकता है, स्क्यूनेस 0.5 से कम है। मतलब जो 50% डेटा है ना, वो बड़े दायरे में फैला हुआ है ना। ये बहुत बड़ा एरिया है, नहीं है? ठीक, बात समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसलिए ये जो है उतना ज्यादा स्क्यूड नहीं है, उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हम इसका मीन लेंगे, मीन पे हम विश्वास कर सकते हैं, और हम एस डी देखेंगे। मीन के साथ एस डी देखा जाता है। एच डी लगभग 50% है इसमें, है ना। यस सर। इसलिए एरिया ज्यादा है बीच में 50% पे। जो Q1 Q3 के बीच में जो एरिया दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा बॉक्स, बड़ा बॉक्स की हाइट ज्यादा दिख रही है, इसलिए दिख रही है कि जो एवरेज डेविएशन है डेटा का वो ज्यादा है ना, अच्छा फैला हुआ डेटा। तो मतलब अभी अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते ना मीन को, नहीं, मीन क्योंकि ये उसका नहीं बोल रहा था कि मीन डिस्पर्शन अलग अलग 50% से पर्सपेक्टिव, ज्यादा है। अलग अलग पर्सपेक्टिव की बात होती है बेटा। मैंने क्या बताया, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना अच्छा डेटा माना जाता है मीन से, ओके हाँ। है ना। तो ट्रस्टवर्दी का वो मतलब नहीं है। ट्रस्टवर्दी ये है कि मीन यदि कम, एसडी कम है, तो वो ज्यादा डेटा कंसिस्टेंट होगा, बहुत सीमित इंफॉर्मेशन लिए बैठा होगा। गॉट इट? कंपैक्ट हो गया ना भाई, छोटा सा है, एसडी कम है उसका। यहाँ एसडी ज्यादा है हमारा 123, मतलब 50% है 230 का, 50% से ज्यादा है। तो डेटा डिस्पर्स है, हाई डिस्पर्स है, हम बोल सकते हैं डिस्पर्स है। और डिस्पर्स के साथ साथ इसका ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, इसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। पर क्योंकि नॉर्मल है, इसलिए मीन को रिलाई करेंगी। गॉट इट? यस सर। मीन के साथ जाएंगे, मीडियन के साथ नहीं जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, इंफॉर्मेशन ये ज्यादा देगा हमें, जिसका मीन कम होता है उससे, जिसका एसडी कम होता है, सॉरी, जिसका एसडी कम होता है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये हमें निकाल के दे सकता है। गॉट इट? यस सर। नॉर्मल है, पर नॉर्मल के साथ साथ ये थोड़ा सा इसकी सोच वाइड है ना। हाँ, स्क्यूड होता तो वहां अपन IQR या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन से देखते। स्क्यूनेस बहुत ज्यादा होती है, और स्क्यूनेस के अंदर भी यदि डिस्पर्सन ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा बिगड़े लोग आते है ना। यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल है, एक प्रकार का डेटा जो है कि भाई नॉर्मल भी है और स्प्रेड भी अच्छा है, तो उसको मल्टीटास्क आते हैं, मतलब ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। गॉट इट? यस सर। ये ऐसे समझा जाता है डेटा को कि कितनी इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो अपन आगे देखेंगे जब एनालिसिस करेंगे। इसी आप लोग का जो एमडी डेटा पे टास्क रहेगा, आपको क्या करना है, जो आज का आपका होमवर्क है, आगे भी अपन और पढ़ेंगे, उसके पहले मैं बता दूं आपको ये करना है टास्क। आपको हर वेरिएबल का यूनिवेरिएट एनालिसिस करना है, और जो वेरिएबल की यूनिक वैल्यूज कम है उसको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। व्हाट इट, है ना। अब फैक्टर में जब आप कन्वर्ट कर लेंगे, उसका फिर उपयोग क्या है। जैसे मैंने सिलेंडर को फैक्टर में कन्वर्ट किया, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ यार कि जो गाड़ी 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर वाली है, तो माइलेज तो कंपेयर करें अपन, 4 सिलेंडर का माइलेज क्या है, 6 का क्या आता है, और 8 का क्या आता है, क्या कम ज्यादा। गॉट इट? आप पूछ रहे थे ना 4 6 8 क्या शो कर रहा है, 4 6 8 कुछ नहीं शो कर रहा। 4 6 8 के का रिलेशन आप किसी कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ बना सकते हैं, और देख सकते हैं कि वो कंटिन्यूस वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट डाल।
व्हाट इट माइलेज 4 सिलेंडर का कितना है, 6 सिलेंडर गाड़ियों का कितना है, मीन माइलेज, एवरेज माइलेज, और एवरेज माइलेज जो है 8 सिलेंडर गाड़ियों का क्या है। डज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। तो उसके लिए हमारा एक फंक्शन होता है टी अप्लाई, है ना। अपन इसको और डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा दो टी अप्लाई होते हैं, एक स्निपेट करके लाइब्रेरी उसका होता है और एक आर बेस का होता है। तो हमेशा सेलेक्ट करेंगे आर बेस का। आप स्निपेट वाला कर देंगे, दोनों का स्पेलिंग सेम है, वो दूसरा स्निपेट का ले लेगा, एट्रीब्यूट लिखेंगे वो काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी टी अप्लाई लें आर बेस का लें। अब इसके 3 आर्गुमेंट होते हैं बेटा। पहला आर्गुमेंट होता है डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल। पहला आर्गुमेंट क्या है बेटा, क्या होता है मैंने, डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल। दूसरा आर्गुमेंट है कैटेगरिकल वेरिएबल, फैक्टर वेरिएबल, है ना, फैक्टर जो डिस्क्रीट वेरिएबल है। और तीसरा आर्गुमेंट है फंक्शन, आप क्या निकालना चाहते हैं। तो इसमें हम माइलेज हमारा वो है पहला, एमडी डॉलर माइलेज, व्हाट इट। सर बट ये फंक्शन करता क्या है? अभी देखें तो ओके। वही तो बता रहा हूँ। दूसरा एमडी डॉलर सिलेंडर, है ना, और मैं मीन मालूम कर। अब देखिए क्या समझ में आया, क्या करा इसने। 4 सिलेंडर वालियों गाड़ियों का माइलेज का मीन बताया कि भाई 4 सिलेंडर की जो गाड़ी है उनका माइलेज जो एवरेज माइलेज होता है वो 26.66 है। अभी अपन मीन ले रहे थे माइलेज का, तो ओवरऑल माइलेज का मीन बता रहा था 32 गाड़ियों का। क्लियर। ये सिलेंडर के हिसाब से 4 सिलेंडर वाली गाड़ियों का मीन माइलेज का मीन इतना है, 6 सिलेंडर वाले का इतना है, और 8 सिलेंडर वाली का इतना है। तो क्या समझ में आ रहा है इस पैटर्न से आपको, सिलेंडर का और माइलेज का क्या रिलेशन समझ में आ रहा है आपको। एक ओवरव्यू। कम सिलेंडर में ज्यादा माइलेज मिल रहा है। हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई, है ना, कि सिलेंडर बढ़ाएंगे तो माइलेज कम होगा। सिलेंडर बढ़ाने से माइलेज कम होता है, जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे गाड़ी में उतना कम माइलेज। गॉट इट, एनी डाउट। अब टी अप्लाई समझ में आया। यस सर। Yes, sir. क्योंकि हम खाली माइलेज का मीन लेते तो पूरे माइलेज का बताता है, हमें तो भाई सिलेंडर वाइज मीन चाहिए माइलेज का। 4 सिलेंडर का मीन क्या है माइलेज का, 6 का क्या, 8 का। तो टी अप्लाई यूज करो। 3 एट्रीब्यूट है, पहला कंटिन्यूस वेरिएबल, दूसरा फैक्टर वेरिएबल या कैटेगरिकल जो भी होगा, और तीसरा फंक्शन। मीन भी ले सकते हो, एसडी भी ले सकते हो। अब चालू चेक करना चाहते हो भाई एसडी देखें हम तीनों के, एसडी भी देख लो आप। 4.5, 1.45, 2.56 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें जो 4 सिलेंडर वाली इसमें 4.5 है हाई डेविएशन, मतलब बहुत सी गाड़ी, मतलब बहुत वेरी कर रहा है ना, 26.66 ही नहीं है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इधर कम है, इधर डेंस है, इधर मीडियम है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम एसडी के बाद ले लेते हैं मिनिमम। तो मिनिमम जो 4 सिलेंडर है उसमें 21.4 माइल्स पर गैलन माइलेज है। फिर इसमें 17.8 है इसमें, और मैक्सिमम भी ले लेते हैं। तो 21 से 33 के बीच में है ना, इसमें 17 to 21 के बीच में, उसमें 10 to 19 के बीच में। गॉट इट। अब इसके बीच में कितनी कितनी गाड़ियां हैं वो आपको टेबल मैंने बनाया था, 11, 7 और 14। 4 सिलेंडर में 11 गाड़ी है, इसमें 4 गाड़ी है, इसमें 14 गाड़ी है, 7 और 14, 11, 7, 14। गॉट इट। तो ये सब थोड़ा सा हमें डेटा में जाके समझना रहता है, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट थी उतना उसको ध्यान से देखते हैं, नहीं ज्यादा रहता है तो हम सरसरी तौर पे देख के आगे निकल जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कुछ
अब क्या है कि कुछ वेरिएबल हैं, आगे चल के हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है VS और M ना, ये बाइनरी है, 0 और 1 है ना बेटा इसमें खाली। क्या दिख रहा है? यस सर, 0 1। 0 1 ही दिख रहा है ना इसमें, और कुछ तो है नहीं। तो ये है बाइनरी डेटा, और बाइनरी डेटा के साथ हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, वो बाइनरी डेटा को कैटेगरी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैरेक्टर, फैक्टर नहीं, कैरेक्टर। लेवल नहीं देंगे, कैटेगरी देंगे, कैरेक्टर देंगे। जो VS है, VS बाइनरी है, V फॉर वी सेप्ड इंजन और S फॉर स्टेट इंजन, तो VS लिखा उसमें। तो 0 जो है वो वी सेप्ड के लिए, और 1 जो है वो स्टेट इंजन के लिए भाई। ठीक है, तो हम उसको कैरेक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, मैं VS की जगह नया नाम रखूंगा, टाइप ऑफ इंजन, इंजन टाइप लिख देता हूं। ये एक प्रैक्टिस बता रहा हूं, कभी भी कोई भी नाम लिखते हो बीच में आप हाइपन यूज करें, डॉट भी ना करें। डॉट कर सकते हैं आर में, पर डॉट ना यूज करें 2 वर्ड के बीच में। पहला आप कैपिटल से ले रहे हैं तो दूसरा हमेशा स्मॉल में आएगा, टाइप का T स्मॉल, या तो पूरा ही स्मॉल ले लो। आप देखेंगे जितने नाम दिए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, सिलेंडर, सभी स्मॉल है, कहीं भी कैपिटल नहीं है। आप चाहें तो आप भी स्मॉल ले लो। सेकंड तो स्मॉल होना ही चाहिए हाइफन के बाद, नहीं भी करेंगे चलेगा, पर गुड प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। देखिए उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नेम है ना। तो इंजन टाइप मैंने स्मॉल ही ले लिया, क्योंकि दूसरे नामों से मैच करे वो, है ना, सब स्मॉल से लेटर से स्टार्ट हुए। इफ एल्स करके एक कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है कि हम देखेंगे जहां भी MD $VS 0 है, इक्वल इक्वल टू लॉजिकल होगा, एक बार इक्वल नहीं, 2 बार इक्वल। जहां भी 0 है वहां पर वो लिख देगा वी सेप्ड। क्या लिख देगा? वी सेप्ड इंजन। और दूसरा तो 1 है, तो जो 0 नहीं है उसको लिख देगा ये स्ट्रेट इंजन, GST, स्ट्रेट इंजन यही होगा ना, स्ट्रेट, TH होगा, ST होगा, TH होगा। ओके, व्हाट है? H पे ले आता है स्ट्रेट में, क्या होगा भाई? ये बार कंफ्यूज हो जाते हैं। HT आएगा, सही लिखा था मैंने, HT स्ट्रेट, वी सेप्ड और स्ट्रेट। देखिएगा यहाँ देखा है 0 वी सेप्ड के लिए और 1 स्ट्रेट के लिए। तो जो पहले मैं बता रहा हूं 0 और 1 है, अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, और न्यूमरिक है, एक नया कॉलम बन गया है इसमें, इंजन टाइप दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। एक तो मैंने कर दिया, गियर M वाला जो है वो आप लोग करिएगा, वर्क है आपके लिए, है ना। तो अब ये कैटेगरिकल हो गया, कैटेगरिकल यानी कैरेक्टर। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे
देखिएगा, गॉट इट। Yes, sir. इसका भी हम टेबल बना सकते हैं, तो भी कैटेगरी या फैक्टर हो टेबल बनेगा। चौदह कार हमारी स्टेट इंजन की है, 18 कार हमारी वीसेप इंजन की। अब हम देखते हैं कि माइलेज यार कौन ज्यादा देता है, स्टेट इंजन वाली गाड़ी से ज्यादा माइलेज मिलता है हमें या वीसेप इंजन से। क्या करेंगे, टी अप्लाई, समझ में आया। पहला वही न्यूमेरिक वेरिएबल माइलेज, दूसरा कैटेगरिकल वेरिएबल जो कि इंजन टाइप, और तीसरा एवरेज का मीन। कौन सी गाड़ी ज्यादा एवरेज देती है? Straight. कौन से इंजन ज्यादा एवरेज देते हैं? Straight. स्टेट इंजन ज्यादा एवरेज देते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये है सब यूनिवेरिएट एनालिसिस, गॉट इट, ओके। ये सब यूनिवेरिएट एनालिसिस कि हमें समझ में आ रहा है कि यार स्टेट इंजन ज्यादा देते हैं, वीसेप इंजन कम देते हैं। ये हमारे दिमाग में आ गई पॉइंट। इसके पहले भी ये हमारे पास पॉइंट आया कि जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे उतना कम एवरेज होता है। ये एक व्यू बन जाए, हमें फिगर याद नहीं रखना, हमें ट्रेंड याद रखना है, गॉट इट ना। फिगर कोई याद नहीं रखता, ट्रेंड याद रखते हैं, कहाँ ज्यादा कहाँ कम। ये ट्रेंड मालूम होना चाहिए, हाँ स्टेट में ज्यादा आएगा यार, बी सेट में कम देगा। अब ये याद कैसे रखें, स्टेट एस पहले आता है, बी बाद में आता है, स्टेट में ज्यादा है, वी में कम है, ऐसा कुछ जो भी है आपको याद रखने के लिए। Does that make sense to you? I hope so. है ना? Yes, yes, sir. तो अब आपके लिए आज बहुत सारा होमवर्क है। ये एम्प्टी कास्ट डेटा पे आपको पूरा यूनिवेरिएट एनालिसिस करना है, ठीक है। और इसकी मुझे रिपोर्ट बना के देनी, बना सकते, मतलब लिखना है। जैसे कि ये मैंने निकाला स्टेट और वी सेट, तो इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना है, स्टेट इंजन गिव अस द मोर माइलेज देन वी सेट इंजन। ये हुआ ना इंटरप्रिटेशन, क्या हो दिया। Yes, sir. ऐसा हमें लिखना है, वही स्क्रिप्ट में लिख दीजिए, साइड पे कमेंट, या अपन आप तो एनालिसिस करिए पूरा, और कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, या आप उसको वर्ड में लिख सकते हैं, वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लें टेबल, या वर्ड में भी नहीं करना है तो एक चीज और बताता हूँ, आप कहाँ लिख सकते हैं मैं बताता हूँ। देखिए तो कंसोल में ही नहीं ऐड कर सकते, कंसोल में बेटा ऐड करोगे तो कंसोल तो डिलीट हो सेव जाता है। नहीं होगा। अब देखिएगा आर्क मार्कडाउन में आपको बताता हूँ कहाँ लिखना है, ठीक है, रिपोर्ट बनाना बताता हूँ। देखिएगा टाइटल लिखेंगे, आर्क मार्कडाउन कहाँ से लिया मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ से लिया, देखा आपको, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आर्क मार्कडाउन होगा, वो लेना है। ओके, और यहाँ लिख दीजिए वर्ड, क्लिक करना है। क्लियर जी, हो Yes, गया। sir. Yes, sir. ओके करेंगे, ये आर्क मार्कडाउन की फाइल खुल गई, ठीक है। देखिएगा टाइटल यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ एम्प्टी कार्स, ऑथर प्रवीण, डेट आ गई, वर्ड डॉक्यूमेंट। यहां से इसको रहने दीजिए, यहां से अब यहां तक डिलीट मार दीजिए, मार दिया, ओके। अब हमने जो यहाँ काम किया है, पहला डेटा रीड किया है, क्या किया हमने,
ये डेटा रीड किया, वो आए और यहाँ क्या करना है हमें, एक सेकेंड यार मैं इसको भूल गया हूँ कमांड, देखिएगा नोट करिए, कंट्रोल एंटर आई, देखिए कंट्रोल एंटर आई, नोट कर लीजिए, ये चंक के लिए होता है, चंक क्रिएट कर रहे हैं आप, क्रिएटिंग चंक, ये चंक क्रिएट किया हमने, क्लियर, कंट्रोल एंटर आई और क्रिएटिंग चंक। आप देखेंगे कि पहला वाला मैंने नहीं हटाया, इसमें आर सेटअप इंक्लूड फॉल्स नीट आर, ये मैं नहीं हटाया, समझ में आया आपको? नहीं आया ना आया? यस सर। अब वो जो डेटा मैंने कॉपी किया वो यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रन करूंगा, ये रन का साइन, रन करंट चंक, दिख रहा है ग्रीन, यस सर। ये रन हो गया। अब मैंने इसको रन किया, ये भी रन हो गया। अब मैं एक और चंक बनाऊंगा जहां मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, है ना, जब भी डेटा रीड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, यस सर। है ना, तो एसटीआर, अब एमडी से ही चलेगा सब कुछ क्योंकि एमडी ले लिया मैंने नाम, देखिएगा यहाँ आ गया, यस सर। इधर ही Yes, प्रिंट कर रहा है, sir. देखिएगा ये नीचे कंसोल में तो है ही, यही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चंक लूंगा, अब मैं नेक्स्ट चंक में हेड बताऊंगा, है ना, हेड मतलब होता है शुरू के 6 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। भाई कैसा डेटा कैसा दिखता है ये बता रहे हैं, 6 ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, व्हाट इट, Yes, sir. है ना, 6 ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है शुरू के, ये आप ऐसे करेंगे तो और ये देख सकते हैं, ठीक है। उसको बड़ा कर लेंगे तो हम दोबारा रन करेंगे तो ज्यादा बताएंगे, नहीं बता रहे, थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा दे रहे, क्या बात है, ये हो गया। फिर आप मान लीजिए कि यूनिकनेस देखना चाहते हैं तो फिर चंक बनाइए, हर चीज हमें चंक में लिखना है, कमांड जब भी रन करना है, और चंक के बगैर जो आप लिखेंगे, मान लीजिए यहां मैं लिखना चाहता हूं, यहां मैं लिखना चाहता हूं कि रीडिंग डेटा, ओके, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूं, अब देखिए, अब मैं पहले इसको आपको नीट करके बताता हूँ चंक को, ये मैंने इतना कर लिया, अब मैं गया नीट पे, ओके, वर्ड में करना है मुझे, मैंने वर्ड लिया हुआ है, वर्ड पे नीट कर, ये सेव करेगा, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ उसको, बताएगा नीट कर रहा है ये, है ना, ये रेड आ रहा है ना, मतलब अभी कर रहा है, कर दिया उसको, देखिए तो नीचे आ गया व्हाट्सएप, दिख रहा है आपको बेटा, है Yes, sir. दिख रहा है, एम्प्टी कार्स रीडिंग डेटा, ये एटलिक आ गया था एस्ट्रिक लगने से, डबल एस्ट्रिक लगाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा ये। और भी चीजें हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे मार्कडाउन के क्या फंक्शन हैं, हेड, ठीक है, जैसा जो भी आप ग्राफ व्राफ बनाएंगे सब यहाँ आ जाएगा, जो भी आपको कमेंट्स लिखना है यहाँ लिखना है। मैं वो बता रहा था जैसे आपने वो टेबल बनाया उसके नीचे आप लिख देंगे उसका इंटरप्रिटेशन, सिंपल टाइप कर दीजिए, है ना, जैसे
मान लीजिए मैं यहीं ले लेता हूँ, वही वाली टेबल एक ले लेता हूँ, सिलेंडर वाली। आप तो पहले आर में कर लीजिए स्क्रिप्ट पे, वहां से कॉपी पेस्ट करिए, है ना, जो फंक्शन है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। इस चंक में रख दिया आपने और इसको रन कर दीजिए। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, इंजन का मैंने करा नहीं है, इंजन टाइप का तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल मुझे डालना पड़ेगा, इंजन टाइप का वाला फंक्शन चलाना पड़ेगा। ये नहीं चलाया था मैंने ना, तो वो पहचाने ही नहीं उसको, एक और चंक लेना पड़ेगा इसके पहले। इसको रन करूंगा, ये रन कर गया, अब ये रन हो जाएगा। हो गया क्लियर? यस सर। और इसके नीचे आप इसका इंटरप्रिटेशन लिख दीजिए। इट शोज दैट स्टेट इंजन gives more mileage than V-shaped engine. आगे समझ? यस सर। अब आप इसका यदि नीट करेंगे, आया, it shows that straight engine gives more mileage than V-shaped engine. Does that make sense to you? यस सर। मान लीजिए मुझे इसे बोल्ड करना है, अभी तो इटैलिक आया है, मैं जाऊंगा यहाँ पर, और अब मैं नीट करता हूँ, बोल्ड हो गया है, क्लियर? Yes, sir. सर अभी अगर बहुत सी चीजें हैं। सर अगर सिक्स रोज से ज्यादा का डेटा चाहिए तो? हेड में आप नंबर बढ़ा दें, हेड के अंदर जो एमडी लिखा है मैंने, कॉमा करके आप लिख दें 10 तो 10 का देगा, ओके। एमडी के बाद कॉमा करके 20 लिख देंगे 20 का देगा। पर अपन हेड देखते हैं तो खाली चेक करने के लिए, ओके। बिग डेटा के साथ, है ना, यहाँ भी पूरे कॉलम नहीं दे रहा है ना। ओके। और भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कोशिश करता हूँ, पीडीएफ में क्या है कि अपने पास वर्जन सही होना चाहिए पीडीएफ का, तभी ये अपलोड करके देता है। नहीं दे रहा है ना, कुछ फाइल का कुछ प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम लोग वर्ड में ले लेते हैं, वो वर्ड को बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो बेटा, ठीक है? चलिए HTML ले सकते हैं, ये HTML दे दिया, ठीक है? चलिए HTML में थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है, वर्ड में नहीं रहता है ना, ये वाली चीज नहीं कर सकते ना वर्ड में। व्हाट इट? यस सर। क्लियर हो गए? आप HTML में ले सकते हो, है ना, यूनी HTML, ठीक है, इसमें ले सकते हो, पब्लिश करना हो तो पब्लिश कर सकते हो। अब वो पैक रेट करके ये सब है, वो तो अपन रहने दो, तो पब्लिश नहीं कर रहा है अपन इसको, ठीक है? तो आप वर्ड में करिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है, आपका आज का ये होमवर्क है, और आप तीनों को ये काम करके मुझे परसों चाहिए, ठीक है? यस सर। पूरे Yes, sir. यूनिवेरिएट एनालिसिस आपको करके देना है, ठीक है? और उसमें जो भी है अपने कमेंट्स, जो भी नीचे लिखना है कमेंट्स सब लिख करके आप मुझे देंगे, ठीक? तो आज अपन इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।